अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। शो में आज बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के होने वाले मैच की, जो 24 अक्टूबर को दुबई में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के दोनों टीमों के लिए जो है वो ओपनिंग मैचेस होंगे और देखना होगा कि कारकर्दगी जो है वो किस तरीके से रहेगी दोनों टीमों की जानिब से। साथ में हम बात करेंगे कुछ वार्म अप मैचेस की भी। पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने कल होने वाले अपने मैचेस में जो है वो फतूहात को समेटा। और अब देखना यह है कि जब टूर्नामेंट अब प्रॉपरली स्टार्ट होगा जब, तो किस तरीके से जो है वो कारकर्दगी रहेगी टीमों की। इसी बारे में हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इंडिया से सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं जनाब राजीव मिश्रा साहब। राजीव, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक इस वक्त ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर, नो क्रिकेट विद पाकिस्तान, और आप ही के एंकर हैं इंडिया के अर्नाब गोस्वामी, और उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त शोर मचाया हुआ है कि हमें क्रिकेट नहीं खेलनी पाकिस्तान के साथ। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो पाकिस्तान में सबको सलाम नमस्कार, और साथ ही जो तमाम क्रिकेट के फैंस हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और रही बात, देखिए क्रिकेट तो होगी, क्रिकेट को रोका नहीं जा सकता है। क्रिकेट ने हमेशा एक ब्रिज बनाने का काम किया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मुझे लगता है एक बार फिर कोशिश पहले रमीज राजा की तरफ से हुई, और उसके बाद जो एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक मीटिंग हुई जहां पर 2023 एशिया कप के लिए बात की गई कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा और भारत वहां जाएगा खेलने। उसके बाद थोड़े से कश्मीर में हालात जरूर बिगड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर वजह बात करें तो दो धड़े हैं। एक तरफ अगर आप इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि आप क्रिकेट ना खेलें। वहीं तमाम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलें, मैदान पे जाएं और सही तरीके से माकूल जवाब दें। तो ये दो अलग अलग धड़े हैं, और कुछ ऐसे ही लोग, कुछ ऐसी शख्सियत पाकिस्तान में भी होंगी जो चाहती होंगी कि हिंदुस्तान से क्रिकेट हो, और कुछ लोग चाहते हो कि ना हो। बहरहाल हम सब तो ये चाहते हैं क्रिकेट हो, एक अच्छा मैच हो, और हमेशा से क्रिकेट ने जो तरह से ब्रिज बनाने का काम किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो एक बार फिर से वो ब्रिज बने। हम सब की यही इस समय दुआ है और इंतजार है 24 अक्टूबर का। जैसे कि आपको होगा, पाकिस्तान में तमाम क्रिकेट फैंस को होगा, वैसे हिंदुस्तान में भी तमाम जो क्रिकेट फैंस है बहुत शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं कि 24 अक्टूबर आए, सुपर संडे के दिन सुपरहिट मुकाबला देखने को मिले। हाँ, क्योंकि आपने बात की कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक ब्रिज होना चाहिए, और क्रिकेट जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रिज साबित हो सकता है। और माजी के अंदर भी, पास्ट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया गया है दोनों जानिब से, दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्योंकि अभी एक जो है वो स्लोगन रेस किया जा रहा है कि कंट्री ओवर क्रिकेट, तो आखिर क्या वजह है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया की, हम जानते हैं 2007 के बाद से कोई बायलैटरल सीरीज दोनों कंट्रीज के दरमियान नहीं हुई, कोई टेस्ट मैचेस नहीं खेले गए, तो आखिर कब तक जो है वो हम पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करेंगे क्रिकेट के अंदर? देखिए, मेरा जो निजी मानना है, मेरी निजी राय पे जाए वजाहत भाई, तो मैं कभी भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं हमेशा हिंदुस्तान में भी कहता हूँ कि पॉलिटिक्स को हमेशा खेल के मैदान से दूर रखना चाहिए। पॉलिटिक्स का एक अपना प्ले ग्राउंड है, और स्पोर्ट्स के लिए आपके एक अलग ग्राउंड है। दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि देखिए, जहां जैसे ही मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच का आता है, फिर वो राजनीति भी वहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है, लोगों का इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कुल मिलाकर ब्रॉडकास्टर्स के आप दिल से पूछें, जिनके दिल पे एक तरह से कहा जाए अभी ऐसी धड़कनें बढ़ी होंगी जब से ये एक नारा शुरू हुआ, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर हिंदुस्तान में सुन रहा हूँ कि कंट्री के ऊपर क्रिकेट को नहीं होना चाहिए। ये हम सब मान रहे हैं कि देश बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, वो चाहे पाकिस्तान की बात कर लें या हिंदुस्तान की, लेकिन खेल होना चाहिए। देखिए, खेल होगा तभी ताल्लुकात बढ़ेंगे, तभी मुलाकात होगी, और तभी एक दूसरे के साथ आप अपने इमोशंस को चेंज कर पाएंगे। तो मेरी ये निजी राय है कि खेल होना चाहिए। खेल के मैदान के अंदर भी उस तरह से रंजिश के साथ क्रिकेट ना हो, एक अच्छे माहौल में क्रिकेट हो। 2019 वर्ल्ड कप में जैसा कि हमने देखा था, इंग्लैंड में बहुत अच्छे माहौल में मैच हुआ, भले ही हिंदुस्तान ने वो मुकाबला जीता, लेकिन जो माहौल था वहां पे वो मैं भूल नहीं सकता। और इससे पहले भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहुत से मैचेस मैंने कवर किए हैं, वेन्यू से कवर किए हैं, और वो जो फील आता है, उस फील का जो एहसास है वो अलग ही होता है। तो मुझे लग रहा है उसका इंतजार तमाम क्रिकेट फैंस कर रहे हैं, और जितनी जल्दी ये पॉलिटिकल बातें बंद हो जाए, मुझे लग रहा है उतना अच्छा है। और कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं उसको भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। अगर क्रिकेट मैच होगा तो मुझे लग रहा है लोगों का ध्यान हटेगा वहां से, कि आप कश्मीर के अलावा भी क्रिकेट की थोड़ी बात कर लें, जहां से आपको सुकून मिलेगा, जहां से आपको थोड़ी शांति का एहसास होगा।
बिल्कुल जो है वो शायकीन और जो फैंस हैं दोनों तरफ बॉर्डर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस मैच को लेकर। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। सर मैं जानना चाहूँगा कि जी आखिर वालेकुम सलाम। क्या जिस तरीके से आपने अभी राजीव साहब की बात सुनी कि आखिर क्या वजह है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात आती है और दोनों टीमें जब खेलने वाली होती हैं तो इस तरीके के एलिमेंट्स कहीं ना कहीं सामने आने लगते हैं जो चाहते हैं कि क्रिकेट ना हो दोनों ममालिक के बीच में। जी हाँ, ये बड़ी ज्यादती की बात है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि क्रिकेट जारी ना रहे और क्रिकेट रोक दी जाए। असल में कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासी अज़ाइम रखते हैं और वो सियासत को क्रिकेट के साथ मिक्स करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि खेल जो है वो तो लोगों को तफरीह देता है, लोगों को खुशियां देता है, लोगों को एंजॉयमेंट का एक मौका देता है। तो ऐसे एंजॉयमेंट के मौके को इस तरह मिक्स करना, वायलेट करना, ये बहुत ही गलत बात है। क्रिकेट को मैदान तक रखना चाहिए, ग्राउंड तक रखना चाहिए, और वहीं पे खेल शुरू होता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उससे पहले उसके बाद जितनी बातें हैं और जितना एक्सप्लॉइट करना है, ये मुनासिब नहीं है किसी भी तरह, दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्कों के अवाम के लिए। और जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो भी एलिमेंट्स करते हैं, चाहे इधर करें या उधर करें, वो दरअसल क्रिकेट से मुखलिस नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि क्रिकेट भी बंद हो जाए। जो एक क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी की वजह से भी हो रही है, उसको भी बंद हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादती है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी क्रिकेट को चाहते हैं, क्रिकेट के जो फैंस हैं, उनको ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए, उन लोगों के साथ बात नहीं करना चाहिए, ताकि क्रिकेट अपनी चलती रहे, क्रिकेट जारी रहे। राजीव साहब आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि जिस तरीके से हैदर साहब ने कहा कि क्रिकेट जो है वो चलती रहनी चाहिए, पॉलिटिक्स जो है वो अपनी जगह चलती रहती है, तो इसी तरीके से जो है वो क्रिकेट के मामलात हो गए, दीगर स्पोर्ट्स के मामलात हो गए, उनको भी चलते रहना चाहिए। रमीज राजा की एक मुलाकात हुई अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में, सौरव गंगोली के साथ उन्होंने आईपीएल के फाइनल को देखने के लिए भी उनको इन्वाइट किया। कुछ आपको नजर आ रहा है क्योंकि दोनों बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, पास्ट में क्रिकेट भी साथ खेली है दोनों ने, कहीं आपको लग रहा है कि दोनों बैठकर मिलकर कोई एक रास्ता निकाल सकते हैं कि बायलैटरल सीरीज हम पाकिस्तान इंडिया को खेलते हुए देखें इन द नियर फ्यूचर? ये एक कदम आगे बढ़े हैं जरूर, ये तो मानना पड़ेगा वजाद भाई, क्योंकि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वहां से जो खबरें आई निकल के कि 2023 एशिया कप पाकिस्तान में होगा और हिंदुस्तान खेलने जाएगा, यानी कि एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। और रमीज भाई से मैंने भी अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, आधे घंटे उनसे बातचीत की है मैंने। और रमीज भाई मुझे अच्छी तरह याद है, जब सीईओ थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने एक बड़ी कोशिश की थी और उसके बाद एक सीरीज होने की संभावना बनी और बाद में वो सीरीज हुई थी। अब वो पीसीबी के चेयरमैन है, एक और पहल उन्होंने की है और जो भी बात उन्होंने की है वो बड़ी एक तरह से कहा जाए बहुत असरदार बात की है, क्योंकि इससे पहले पीसीबी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता था कि हिंदुस्तान अगर पैसे नहीं देगा तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं आएंगे। बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने कहा कि आईसीसी में 90% पैसा भारत से आता है और आईसीसी का 60% जो पैसा है वो पहुंचता है जो 60% पैसा है वो जाता है भारत से। तो ये एक बहुत साफगोई थी, एक अच्छी बात थी कि उन्होंने इस बात को माना है। और ये हर कोई मानता है कि देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट होगा तो उससे फाइनेंशियली पीसीबी को बहुत मदद मिलेगी। और इस बात को अगर पीसीबी चेयरमैन आके मान रहे हैं सबके सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस जेस्चर की सराहना की जानी चाहिए कि एक स्टेप वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब पूरा निर्भर करता है कि हमारे यहाँ से दादा ने भी पहल की होगी, तभी एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस तरह की खबरें आई कि एशिया कप खेलने जो है भारत, वो पाकिस्तान जाएगी। हैदर साहब कहीं आपको ये जो गैप था दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब थे इन द रिसेंट पास्ट, अगर हम जाएं काफ़ी सालों से तो बातचीत बिल्कुल ही बंद थी, ऐसा लग रहा था सारे दरवाजे बंद कर दिए क्रिकेट बोर्ड्स ने और किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन क्योंकि सिर्फ आईसीसी इवेंट्स के अंदर ही दोनों टीमें आपस में खेला करती थी, अब कहीं लग रहा है आपको कि कहीं बायलैटरल सीरीज़ के कहीं चांस नज़र आ रहे हैं या कहीं अब बात की जा सकती है कि चलो भाई हम जो हमारे डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर मिटाकर जो है वो कहीं एक सीरीज़ कराई जाए, भले वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ही खेली जाए। और साथ में जहां एशिया कप 2023 की बात की जिस तरीके से राजीव साहब ने कि अब वो पाकिस्तान के अंदर खेला जाएगा, और उसको आप देख रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी खेलने के लिए? देखिए, चांसेस तो हमेशा होते हैं, चांसेस तो अभी भी हैं और पहले भी थे। लेकिन चूंकि जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमत हैं, जिनके पास पावर्स है, वो इतने रिजिड हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म के भी रिलेशंस जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से बहाल हों। मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल जितनी भी पॉलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जो चीज भी हो हमारे जरिए हो, हमसे, हमारे अलावा किसी से ना हो। यही वजह है कि क्रिकेट नहीं होने दी जा रही है।
अब ये 2023 में जो एशिया कप पाकिस्तान में होगा, अभी तो वैसे काफी दूर है, तकरीबन 1.5 साल उसमें बाकी है, तो अभी कुछ कहना तो मुश्किल है कि आया वो इंडिया की टीम वहां पे आएगी या नहीं आएगी, हमें नहीं पता कि जब तक क्या हालात होंगे, किस तरह होंगे। लेकिन अगर इंडिया की टीम आती है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बहुत ही वार्म वेलकम करेंगे इंडिया की टीम को। पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि इंडिया के क्रिकेट टीम के साथ मैचेस हों, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम सिर्फ क्रिकेट देखना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इंडिया के लोग भी क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। अभी मैं समझता हूँ 1 साल तक तो शायद हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई बायलैटरल सीरीज हो सके, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहती हैं। शायद हो सकता है पाकिस्तान जाना चाहता हो, लेकिन इंडिया तो किसी सूरत नहीं आना चाहती है। न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों मुल्क मना कर चुके हैं कि हम नहीं खेलेंगे, तो बायलैटरल सीरीज तो फिलहाल 1 साल तक होने की उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर दोनों मुल्कों के आपस में कुछ रिलेशंस गवर्नमेंट लेवल पे कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ बेहतर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे चांसेस हैं कि हो जाएं। लेकिन अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता है तो उसके लिए उनको उसको कंपनसेट करना पड़ेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स और जितने भी लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन वो चाहते हैं कि दोनों बड़ी टीमें इंडिया और पाकिस्तान हो। अगर इंडिया नहीं आएगी तो जाहिर उन्हें नुकसान होगा, तो वो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्पॉन्सरशिप से हाथ उठा लेंगे, आईसीसी से उठा लेंगे। तो ये एक बड़ा एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी अगर इंडिया नहीं आता है। इंडिया को या तो आना पड़ेगा या फिर कंपनसेट करना पड़ेगा, दोनों सूरतों में। तो ये भी देखना है कि एशिया कप रहता भी है पाकिस्तान में या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 2023 तक क्या हालात होते हैं, क्या नहीं होते हैं, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन होती है, तो सब चीजें देखते हुए अभी ये कहना वक्त है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। लेकिन बायलैटरल सीरीज फिलहाल 1 साल तक नजर नहीं आ रही है। राजीव साहब, जिस तरीके से अजय साहब ने कहा कि इस वक्त उनको बायलैटरल सीरीज तो कोई होती हुई नज़र नहीं आ रही है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली आज भी पाकिस्तान की तरफ से एक खबर सामने आई कि इंडिया की जो नेवी की सबमरीन है वो 16 अक्टूबर को जो है वो पाकिस्तानी वाटर्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि ताल्लुकात जो हैं वो अभी कहीं हमें बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो आपको लगता है कि 2023 के जो एशिया कप है उसके अंदर इंडिया अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेगा? देखिए, वो हालात पे निर्भर करता है वजाद भाई कि हालात क्या होते हैं उस समय। जैसे कि हैदर भाई ने भी कहा कि बहुत कुछ डिपेंड करता है हालात कैसे होते हैं, हमारे पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं वो किस मोड़ पे हैं इस समय और किस मंजिल तक पहुंचते हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बायलैटरल सीरीज की खास तौर से बात करें तो 1 साल तक इसलिए नहीं संभव है क्योंकि एफटीपी बन जाते हैं, आपको पता है, फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स बन जाते हैं, और वहां पर सडनली आप कोई बायलैटरल सीरीज अगर प्लान भी करते हैं 6-8 या 1 साल के बाद, तो बहुत मुश्किल होती है एफटीपी में उसको एडजस्ट करना। तो ये एक बड़ा रीजन और होता है। और साथ ही मुझे लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस समय ये कि वर्ल्ड कप का मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो, अच्छे माहौल में हो, ताकि ये जो थोड़ी बहुत गिले शिकवे हो रहे हैं, वो चाहे आपने जैसे की बात की नेवी की, यहाँ पर जैसे कि चर्चा हो रही है कश्मीर की, ये चीजें थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि जब मैदान पे मैच होता है तो वो काफी हद तक बाकी चीजों को थोड़ा सा शांत कर देता है, सबका ध्यान वो खेल पे चला जाता है। तो मेरे लिए तो अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शांति के साथ साथ अगर ये क्रिकेट मैच हो जाए और उसके बाद हम बायलैटरल सीरीज की बात करें या एशिया कप की बात करें तो बेहतर होगा। अभी अगर हम स्टेप वाइज चले, वर्ल्ड कप का मैच जो अभी सर पे है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहला मैच खेल रहे हैं, और उसके बाद हम सब तो यहाँ दुआ कर रहे हैं कि फाइनल भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हो तो वो बेहतर होगा। हैदर साहब, जिस तरीके से राजीव साहब ने बात की है कि पाकिस्तान इंडिया ने 24 अक्टूबर को आमने सामने होना है और मैच खेलना है एक दूसरे के खिलाफ, दोनों टीमों का ओपनिंग मैच भी होगा टूर्नामेंट के अंदर। कल वार्म अप मैचेस खेले गए, पाकिस्तान ने अपना मैच जीता, इंडिया ने भी अपना मैच जीता, दोनों टीमों ने 7-7 विकेटों से जो है वो कामयाबी हासिल की। मैं आपसे एक छोटा सा एनालिसिस चाहूँगा कि किस तरीके से रेट करेंगे कल दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस को? देखिए, दोनों टीमों ने बैटिंग पे काफी अच्छा दिखाया। दोनों का बैटिंग जो डिस्प्ले था बहुत ही जबरदस्त था दोनों टीमों का। इंडिया ने भी बैटिंग बहुत अच्छी की, उनका जो यंगस्टर है आकाशान, उसने बहुत उम्दा बैटिंग की। आई थिंक ही शुड बी इंडक्टेड इन द नेशनल टीम इन अगेंस्ट पाकिस्तान। 24 तारीख को जो मैच है, मैं समझता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि उनको टीम में होना चाहिए। उसके साथ कोहली ने अच्छी बैटिंग की, मतलब उनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी इंडिया की। इसी तरह पाकिस्तान की बैटिंग में आप देखें, बाबर आजम ने 50 की, फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की, तो पाकिस्तान की भी बैटिंग इस वक्त अच्छे लेवल पे है और इंडिया की भी। और ये 24 तारीख का जो मैच है, मैं समझता हूँ ये T20 वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन मैच होगा, क्योंकि इस पर आप देखें जितने भी मुल्क क्रिकेट खेलते हैं उन सब मुल्कों में सबसे जो बेहतरीन बैटिंग है इन दो मुल्कों की है, पाकिस्तान की है या इंडिया की है।
ये कह सकते हैं कि इंडिया की बैटिंग ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके पास जो है मिडिल ऑर्डर में अच्छे हिटर हैं, पांड्या हैं और उसके बाद फिर जडेजा हैं, तो ये T20 एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग भी आप किसी तरह भी उनसे 19-20 हो सकती है, लेकिन बहुत नीचे नहीं हो सकती। तो 24 तारीख का जो मैच है, दोनों टीमों का सारा डिपेंड जो होगा वो बैटिंग के ऊपर होगा। आई थिंक कि जो पहले बैटिंग करेगा उसकी पहली कोशिश ये होगी कि ओवर 200 जाए, 200 से ऊपर जो भी टारगेट होगा वो एक सेफ टारगेट होगा। अदरवाइज एक आप देखें कल 192 चेस किया इंग्लैंड का जो टारगेट था, स्कोर था, इंडिया ने उसको चेस किया है। पाकिस्तान ने बहुत जल्दी वेस्ट इंडीज को चेस कर लिया। तो दोनों की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। आई थिंक कि दोनों की मैनेजमेंट, दोनों के कोचेस, दोनों के कप्तान जो है इस वक्त बहुत करीब से देख रहे होंगे कौन सा बैट्समैन है, उसको कैसे जेर करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये बहुत जरूरी होगा। लेकिन T20 में आपको पता है कि इतना वक्त नहीं होता, इतना मौका नहीं होता है, बॉलर्स के पास कोई चांस नहीं होता है कि वो अपनी चेंजेस ला सकें। तो बॉलर्स को पहले से ही तैयार रहना होगा, वैरायटी अपनी पहले से बनानी होगी, प्लान A, B, C, D जितने भी प्लान है उनको लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज ये वो टीम जीतेगी ये मैच जिसकी बैटिंग अच्छी होगी और जिसके जितने भी हवास उन्होंने काबू में, कंट्रोल में रखे होंगे। ये बड़ा जरूरी होगा। वहां पे जरा सा भी आप अगर इमोशनल जाके खेलेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। राजीव साहब, जिस तरीके से हैदर साहब ने कहा कि इमोशंस के बजाय जो है वो आपको प्रॉपर टैक्टिक्स के साथ जो है वो खेलना होगा मैच के अंदर। कल आपने देखा वार्म अप मैच के अंदर इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 189 रन चेस किए इंग्लैंड के, और ईशान किशन ने बहुत ही एक अच्छी इनिंग्स खेली, साथ में KL राहुल ने उनका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया। कहीं देख रहे हैं कि IPL क्योंकि UAE की कंडीशंस के अंदर ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी मदद की है उस कंडीशंस ने और IPL ने। देखिए, अगर हम बात भारतीय टीम की करें तो भारतीय टीम के पास जो बड़ा एडवांटेज है वजाहत भाई, वो है नंबर 6-7 पे जो पावर हिटर्स हैं उनके पास। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये 20 ओवर का मैच है, 120 गेंदें हैं और पहली 36 गेंदें और लास्ट की 24 गेंदें बड़ा फर्क डालती हैं किसी भी मैच में। यानी आप पावर प्ले पे कैसा खेलते हैं और लास्ट की जो 24 गेंदें यानी मैच को फिनिश कैसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है पाकिस्तान की टीम लैग कर रही है बॉलिंग में। नो डाउट दुनिया भर में शाहीन अफरीदी की बात हो रही है, हसन अली की बात हो रही है, बट एक गेंदबाज जिसको मैं देख रहा हूँ बड़ा क्रूशियल होगा भारत के खिलाफ, वो इमदाद वसीम है, जो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं और नया बॉल के साथ बॉल डालते हैं। और शायद उनको काउंटर करने के लिए ही ईशान किशन को ओपन करा के देखने की कोशिश की हिंदुस्तान ने कि लेफ्ट हैंडर थोड़ा सा एक एडेड एडवांटेज होता है लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ। तो ये एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेंगे इमदाद वसीम अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के लिए देखिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज था, रिजवान ने जिस तरह से शुरुआत की है, रिजवान और बाबर आजम ने जब से पारी की शुरुआत करना शुरू किया, यानी कि ज्यादा गेंदें जब से बाबर आजम खेल रहे हैं, आप देखिए T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। यानी कि आपका जो बेस्ट बैट्समैन है उसको ज्यादा गेंदें खेलने को मिल रही है, और आपकी टीम के जो दो बैट्समैन है रिजवान और बाबर आजम के साथ साथ फकर जमा, अगर ये टॉप 3 अच्छा स्कोर करते हैं तो गेंदबाजी बहुत अच्छी है देखिए पाकिस्तान के पास, वो डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन हैदर भाई से मैं थोड़ा सा मेरा मतभेद रहेगा इस बात पे कि 200 पाकिस्तान बना सकती है। देखिए पाकिस्तान की बल्लेबाजी 160-170 वाली है, 200 वाली बैटिंग नहीं है पाकिस्तान के पास, इस बात को मानना पड़ेगा। और अगर आप 200 बनाने जाएंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप 140-145 में निपट जाए। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि जिस नंबर से आप देखें पावर हिटर्स जहां पे शुरू होते हैं आना, वहां पर एक बड़ा ब्लैंक है पाकिस्तान में जिसको कैश करने की कोशिश करेगी हिंदुस्तान की टीम। बिल्कुल, अब देखना होगा कि दोनों टीमें 24 अक्टूबर को किस तरीके से अपना खेल पेश करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव साहब हमसे बात करने के लिए। गुफ्तगू को जारी रखेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के होने वाले मैच की जो 24 अक्टूबर को खेला जाएगा दुबई में, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं वार्म अप मैचेस की जो T20 वर्ल्ड कप के जारी हैं। और कल 4 मैचेस खेले गए जिसके अंदर पाकिस्तान ने, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और साथ में साउथ अफ्रीका ने फतुहात समेटी। हैदर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आपके जो चारों मैचेस कल खेले गए ऑस्ट्रेलिया और अगर हम न्यूजीलैंड के मैच की बात करें, बहुत ही एक क्रूशल फिनिश हुआ उसका। एक बॉल पहले ऑस्ट्रेलिया ने उस टारगेट को चेस किया, 3 विकेटों से वो जीते। किस तरीके से ओवरऑल उस मैच को रेट करेंगे आप? देखिए दोनों टीमें जो हैं वो बैलेंस हैं, वेल बैलेंस टीमें हैं दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और दोनों में अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग है।
तो दोनों टीमों में अगर एक रन से भी कोई जीत रहा है तो आप समझें कि बड़ी मुश्किल से जीता है। ये बहुत टिपिकल विन है। और सबसे अहम चीज बात यह है कि आप वार्म अप मैच में रिदम कितना हासिल करते हैं। ये वार्म अप मैचेस होते इसीलिए हैं कि आप अपने फॉर्म को कंटिन्यू करें, अपने आप को उस जो सिचुएशन है उसके साथ हम आहंग करें, उसको समझने की कोशिश करें, कंट्रोल करें। ये सारी चीजें होती हैं और दोनों टीमों ने बहुत अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को, वहाँ की यूएई की जो इस वक्त जो वेदर कंडीशन है उसके साथ अपने आप को अच्छा एडजस्ट किया है। तो ये बड़ी अहम चीज है और दोनों टीमों के लिए मैं समझता हूँ कि चांसेस हैं कि वो भी सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 टीमें जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर रही होंगी, इन केस अगर कोई अपसेट नहीं होता है। अगर कोई अपसेट होता है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के साथ तो हो सकता है कि, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे एक प्रेशर है कि उन्होंने अभी लास्ट सीरीज जो बांग्लादेश के साथ खेली थी वो दोनों टीमें हार गई थी, लेकिन आप देखें उसमें उनके मेन प्लेयर्स नहीं आए थे। अब जो टीम आई है वो बिल्कुल डिफरेंट आई है, उसमें इंडक्शन हुई है अच्छे प्लेयर्स की, इंसर्ट किए उन्होंने अच्छे प्लेयर्स, तो जो उनके प्रोफेशनल अच्छे प्लेयर्स थे जो आईपीएल वगैरह खेल रहे थे वो वापस आ गए। तो दोनों टीमें बैलेंस हैं, दोनों के पास अच्छे चांसेस हैं और वार्म अप मैच से पता चलता है कि दोनों पूरी तरह तैयार हैं। ये सबसे अच्छा साइन है। हैदर साहब, क्योंकि जिक्र किया आपने अपसेट होने का, तो कहीं हम अफगानिस्तान कल का वार्म अप मैच तो हार गया साउथ अफ्रीका के हाथों। साउथ अफ्रीका बड़ी बासानी से जो है वो उस मैच में उन्होंने कामयाबी समेटी, लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान या इंडिया को टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली T20 एक शॉर्ट फॉर्मेट है और जो टीम ज़रा सा भी बेहतर खेल ले दूसरी टीम से तो वो मैच जीत सकती है। देखिए, अफगानिस्तान की टीम जो है बहुत अच्छी है, उनके पास बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम है वो बैटिंग में है। बैटिंग में उनके पास ऐसे बैटर्स नहीं है, ऐसे बैट्समैन नहीं है कि जो बड़े बॉलर्स के खिलाफ, सपोज अगर पाकिस्तान से मैच होता है, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और इमाद वसीम वगैरह के खिलाफ अच्छा खेल सकें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसी तरह इंडिया के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर जाते उनके मैचेस होते हैं और उसमें वो अपसेट करने के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन यूएई के पिचेस पे और T20 20 ओवर के मैच में बॉलिंग का इतना ज्यादा अमल दखल नहीं होता है। एक अच्छा भी बॉलर हो, राशिद खान इस वक्त दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर है, लेकिन उनके पास भी सिर्फ 4 ओवर्स हैं। अगर 4 ओवर उनके अच्छे नहीं निकल सके और कोई विकेट नहीं मिली तो वो तो खत्म हो गए, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो अफगानिस्तान जो है वो अपसेट कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि इस वक्त चूंकि जो सिचुएशन थी अफगानिस्तान की और जिस सूरत हाल में ये टीम वहां से पहुंची है, यूएई पहुंची है, तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो पहली बात तो मेंटली वो अपसेट हैं, तो खुद ही अपसेट हैं, तो आगे कोई और अपसेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल अच्छे मैचेस होंगे। पाकिस्तान का जो 29 को मैच है अफगानिस्तान के साथ, वो यकीनी तौर पर एक अच्छा मैच होगा। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो लीड्स में आखिरी मैच पाकिस्तान का ग्रुप मैच था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल से जीता था, ऑलमोस्ट हार चुका था पाकिस्तान। आखिरी बॉल पे फैसला हुआ जो इमाद वसीम और वहाब रियाज ने पाकिस्तान को जीत दिलाई है। तो दोनों टीमों में आपस में कंपटीशन है और हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान कोई बड़ा अपसेट कर सकेगा। बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट जो है वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम मैचेस जो पाकिस्तान खेलेगा, अपने जो भी ओपोनेंट उसके सामने होगा, वो एक अच्छा मैच हो। और कुछ बात करेंगे दोबारा पाकिस्तान भारत के मामलात के हवाले से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जर्नलिस्ट हैं जनाब आसिफ मलिक रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, वेलकम टू द शो। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज भी एक सबमरीन वाला वाकया हुआ और ISPR की जानिब से जो है वो फुटेज भी रिलीज़ की गई कि किस तरीके से इंडिया एक इंट्रूजन करना चाह रहा था पाकिस्तान के वाटर्स के अंदर, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली कश्मीर के अंदर भी हालात काफ़ी दिनों से वहाँ पे कशीदा चल रहे हैं, काफ़ी सारी वहाँ पे कैजुअल्टीज़ भी हो रही हैं, और दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ऑल इज़ नॉट वेल ऑब्वियसली, जैसे इस तरीके से हमें पता है। तो इस वक्त इंडिया के अंदर एक शोर जो है वो बरपा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो कुछ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाकर वॉकओवर चाहते हैं, ICC के ऊपर भी कुछ प्रेशर डालने की बात हो रही है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है नो क्रिकेट विद पाक। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? बहुत सारे टॉप ट्रेंड्स हैं जिसमें बैन पाकिस्तान क्रिकेट ओवरऑल। इससे पहले रमीज राजा साहब ने भी कहा था कि ICC को बहुत बड़ा एक जो शेयर है जो सपोर्ट करता है वो BCCI करता है, तो उस पर भी थोड़ा सा उनको एक फ्री हैंड मिल गया पाकिस्तान के खिलाफ बात करने का। अच्छा, अभी ये बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, किसी जमाने में जब हम क्रिकेट देखा करते थे खास तौर पे, और या मैं अपने टीनेज की अगर मैं बात करूं आज से कुछ साल कबल, तो क्रिकेट को गेम की सूरत में ही देखा जाता था, क्रिकेट एक गेम हुआ करता था। बट नाउ
अब एक स्ट्रेटेजिक गेम बन चुका है, या एक यूं समझें कि पॉलिटिसाइज कर दिया गया है क्रिकेट को। अब जिस तरह आप गेम को पॉलिटिसाइज करते जा रहे हैं, उसी तरह से ये इस रीजन के ऊपर भी इसका इफेक्ट आ रहा है, और हम उसका इफेक्ट अब देख रहे हैं। जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, अब हम आपस में बैश आउट कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वो कोई पाकिस्तान की जात पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान ने हमेशा से दहशतगर्दी के हवाले से हमेशा, बल्कि जितनी भी कुव्वतें थीं जो दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रही थी, उनका साथ दिया है और दहशतगर्दी को कभी सपोर्ट नहीं किया है। फिर इंडिया के हवाले से जितने मामलात होते रहे इससे पहले भी, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा भी प्रूफ बात की है। अभी लास्ट टाइम भी ये जो न्यूजीलैंड के साथ दौरा जो हमारा कैंसिल हुआ, और उसके बाद जब प्रूफ फवाद चौधरी साहब ने शेयर किए पूरी कौम के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, तो उन्होंने ये बताया कि उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है। अब ये जो 24 तारीख का मैच है, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है वजह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस वक्त जो देखें 2016 के बाद हमने तो इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेला है। फिर इंडिया इस वक्त जिस जोश में, जिस जोबन में है, वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा मुल्क, खासतौर पर पाकिस्तान, उस जोबन को तोड़ दे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस, रिजवान की परफॉर्मेंस, हमारे कुछ क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद टीम में कुछ एडिशंस भी हो गए, ये भी उनको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले जो हमारी टीम अनाउंस की गई थी उसमें बहुत खुश थे वो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर जब से नए नाम उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि रादर ऐसा ना हो कि ये जो पूरा उनका खुशी थी पाकिस्तान को हराने की, और एक वर्ल्ड कप में, खैर वैसे उनके पास एक एज है हमेशा से बड़े टूर्नामेंट्स में, वो हमसे जीत जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। और पॉलिटिकली तो हम इनको हराते रहे हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन ये जो पॉलिटिसाइज्ड गेम अब होने जा रहा है 24 तारीख को, जो एक हमारा उनके साथ एक दंगल होने जा रहा है, उसमें भी हम इंशाल्लाह विद प्रूफ इंडिया को हराएंगे और दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान हर मैदान में इंडिया से बहुत आगे है। बिल्कुल, अब देखना है कि मैच किस तरीके से होगा। अजय साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरीके से आसिफ साहब ने बात की रमीज़ राजा की फंडिंग वाले स्टेटमेंट के बारे में, कहीं आपको लग रहा है इस तरीके से कि रमीज़ राजा ने जो है वो, क्योंकि बीसीसीआई फंड करता है आईसीसी को, इस स्टेटमेंट को कहकर इतना पब्लिकली उस चीज़ को एविडेंट करके कहीं एक लूज बॉल दे दी इंडिया को कि वो उसको हमारे खिलाफ यूज़ करे? नहीं, मैं समझता हूँ रमीज राजा के स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया। रमीज राजा का कहना था कि जो फंडिंग हो रही है वो इंडिया से ज्यादा हो रही है आईसीसी के लिए। जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उनका शेयर ज्यादा बड़ा है, उनकी कंपनीज उनके पास ज्यादा है, वो आईसीसी को, जो भी बड़ा मुल्क होता है वो ज्यादा ही फीड करता है। अब यूनाइटेड नेशन में अगर आप देखें तो वहाँ अमेरिका सबसे ज्यादा करता है, तो अब क्या ये कहा जाए कि अमेरिका दूसरे मुल्कों की मदद कर रहा है? नहीं, एक सिस्टम होता है जिसके तहत पैसा आता है। रमीज राजा ने बात सही तरह कह ना पाए वो, लेकिन उनका मकसद ये कहने का था कि जो फंडिंग आ रही है वो इंडिया से ज्यादा आ रही है, क्योंकि इंडिया ज्यादा पैसा लगा रहा है। जाहिर है जहाँ पैसा ज्यादा लगता है वहां पे रिजल्ट भी ज्यादा आते हैं, वहां पे उसकी जो चीज होती है वो अच्छी तरह सामने आती है, उनके अच्छे ग्राउंड्स होते हैं, उनकी आईपीएल ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें बड़े प्लेयर्स आते हैं, ज्यादा पैसे मिलते हैं। हम इतने पीएसएल में ज्यादा पैसे नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे ज्यादा पैसे देते हैं, इसलिए बड़े क्रिकेटर्स आते हैं, तो लोग भी उनको देखते हैं, लोग भी पैसा लगाते हैं। यानी हर चीज पूरा एक सिस्टम है। लेकिन ये आपको पता है कि भारतीय मीडिया जो है वो हमेशा कोई सी भी बात होती है उसको राय का पहाड़ बना लेता है, छोटी सी बात कहीं से लेके। तो उन्होंने रमीज राजा की एक छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा पहाड़ बना दिया है। लेकिन आई थिंक कि जितने भी अच्छे लोग हैं, समझने वाले हैं, क्रिकेट को समझने वाले हैं, क्रिकेट की इकोनॉमी को समझने वाले हैं, वो सब जानते हैं कि रमीज राजा क्या कहना चाहते थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस सिमत में जा रहा है, ये भी सबको पता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जो है फोकस करना चाहिए क्रिकेट प्रैक्टिकली फिजिकली कैसी हो रही है उसको देखना चाहिए, बजाय इसके कि आगे पीछे देखें। अब इंडियन मीडिया को तो हमेशा एक चीज चाहिए होती है जिसको आग लगा सके, जिसको शोर मचा सके, जिस पे शोर मचा सकें, और वो उसके जरिए सिर्फ अपनी एक हाइप बनाते हैं, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं होता है। पाकिस्तान को नीचा दिखाना देते हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली हम बदकिस्मती हमारी ये है कि हम जितने भी वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस हैं, वो हम हार गए। लेकिन इनको याद रखना चाहिए एक मैच ऐसा है जो हमने इनको हराया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो था वो इंडिया हारा भी है। और देखें जो 5-6 मैच हम इंडिया से हारे हैं उनमें सिर्फ एक फाइनल था T20 का 2007 का जो फाइनल था वो इंडिया से हम हारे थे। बाकी जितने मैचेस थे वो सारे ग्रुप मैचेस थे। ग्रुप मैचेस में हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो लेवल पे हैं दोनों टीम, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान ने भी एक फाइनल जीता है, इंडिया एक फाइनल हारा है। पाकिस्तान एक फाइनल हारा है और इंडिया एक जीता है। तो इस तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि नंबर ऑफ मैचेस को देखें। अगर
नंबर ऑफ मैचेस देखना है तो फिर शुरू करते हैं 1947 से, क्या तक जितने मैच पाकिस्तान ने खेले और कितने इंडिया ने खेले, कितने पाकिस्तान जीता है, कितने इंडिया जीता है। तो इस तरह देखेंगे तो पाकिस्तान फिर भी ऊपर ही नजर आएगा। तो ये इंडियन मीडिया की एक हाइप बनाने की कोशिश है। अदरवाइज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हमेशा इंडिया से अच्छी रही है, लेकिन हालिया बरसों में, पिछले सालों में हमारी टीम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से वो बड़े मैचेस नहीं जीत आई। लेकिन इंशाल्लाह जैसे आसिफ ने कहा है 24 का मैच जो है पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत अच्छा रिदम है और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये T20 का मैच जीतेगी। आसिफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरीके से हैदर साहब ने कहा कि इंडियन मीडिया की आदत है एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा को लेकर उसको आगे बढ़ाने की, और अर्नाब गोस्वामी जो है वो उनके लीडर हैं उसमें। अगर हम बात करें, कभी उनको 5वां फ्लोर नज़र आता है सरीना होटल काबुल के अंदर, कभी वो पाकिस्तान क्रिकेट को बैन करने की बातें करने लग जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी मजाक खेज बातें की जाती हैं इंडियन मीडिया की जानिब से। अगर इसको हम साइड पर रख भी दें, एक मुलाकात हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट रमीज़ राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गंगोली के दरमियान अभी कुछ ही दिन पहले, और काफ़ी पॉजिटिव वो मीटिंग रही दोनों की। रमीज़ राजा ने भी कहा कि कुछ उम्मीदें जो हैं वो रोशन हुई हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शायद बहाल हो जाएं दोबारा, नॉट इन द वेरी नियर फ्यूचर, लेकिन हो सकता है कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर हम कहीं उनको क्रिकेट खेलते हुए साथ देखें दोबारा किसी बायलैटरल सीरीज़ में या किसी अपने टूर्नामेंट के अंदर। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस मीटिंग को? अच्छा, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वो मीटिंग है। अब देखिए, सौरभ गांगुली को पहले हम देख लेते हैं। सौरभ गांगुली इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन हिमसेल्फ। उनका आप रिकॉर्ड देख लें, माजी में देख लें, पाकिस्तान के साथ जब मैचेस हुआ करते थे तो भी बहुत ही कूल पर्सनैलिटी, राहुल द्रविड़, गंगुली, ये बड़े कूल लोग हुआ करते थे जो बड़ी सिचुएशंस को केटर किया करते थे इन अ वेरी पॉजिटिव नोट। दूसरी तरफ रमीज राजा हिमसेल्फ, कितने अरसे से वो आपको पता है इस ICC के साथ काम कर रहे हैं, हर कंट्री उनको रिस्पेक्ट देती है। रमीज राजा इज अ वेरी बिग नेम व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट खास तौर पे। तो रमीज राजा और सौरभ गंगुली, ये दोनों के पास इतना पोटेंशियल है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्रिकेट के लिए भला करना चाहते हैं, दोनों क्रिकेट के साथ सिंसियर लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों क्रिकेट को एक नए लेवल्स पर लेकर जाएंगे और ये वक्त बताएगा इंशाल्लाह ताला। आसिफ साहब, अगर हम कुछ ये भी बात करें कि क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल किया गया है माजी में रिलेशंस बेहतर करने के लिए। ज़ियाउल हक की बात करें, वो गए मैच देखने के लिए अचानक से, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने जो है वो क्रिकेट को एज अ डिप्लोमेटिक टूल यूज़ किया। उसके बाद 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर भी जो है वो हमारे वज़ीर आज़म जब मोहाली के अंदर मैच खेला गया था उसको देखने गए थे। तो कहीं देख रहे हैं कि शायद कुछ क्रिकेट जो है वो इस गैप को ब्रिज करे किसी तरीके से? हमेशा से करता रहा है, और मैं तो फिर वही बात करूंगा कि क्रिकेट को तो जिस तरह से नेगेटिव यूज किया जा रहा है, इसको पॉजिटिव यूज किया जा सकता है एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाने के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ एक इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाने के लिए। ये कुछ ऐसी नेगेटिव कुव्वतें हैं जिसमें आपने अर्नाब गोस्वामी का नाम ले लिया, तो अर्नाब गोस्वामी जैसे बहुत छोटे वहां पे जो है ना अर्नाब मौजूद है। वो तो सिर्फ एक नाम आपने ले लिया, आप कह लें उनको लीड करने वाले, लेकिन ये एक नाम है जो अब तक हम तक नजर आता है, पहुंचता है। इस तरह वहां पे हजारों ऐसे नाम है, चाहे वो छोटा रिपोर्टर हो, चाहे वो उनके सहाफी हजरात हों, चाहे कॉलम लिखने वाले हों, चाहे वो उनके एनालिस्ट हों, चाहे वो उनके आर्मी जनरल, आप कोई भी टीवी उठाकर देख लें, उनके पास जो सबसे टॉप बेचने वाला जो मंजन मैं उसे कहूंगा, क्योंकि मंजन ही बिक रहा होता है, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना होता है। वरना इसके अलावा उन्होंने इतना इस चीज को पब्लिसाइज कर दिया है, पॉलिटिसाइज कर दिया है, पब्लिसाइज कर दिया है कि अवाम कोई और टॉपिक पे बात सुनना ही नहीं चाहती वहां पे। तो उनकी भी मजबूरी बन गई है। अर्नाब जैसे लोगों ने इतना मजबूर कर दिया है सारे टीवी चैनल्स को पाकिस्तान के खिलाफ बात करने पे कि अवाम को मजा ही तब आता है जब अच्छी जी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही है, पाकिस्तान को बुरा भला कहना है तो वहां पे टीवी बिक रहा है। उनकी मजबूरी है, जैसे हैदर साहब ने कहा, बिल्कुल वो अब मजबूर हो चुके हैं, वो इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे, चीजों को नेगेटिव पोर्ट्रे करना। रमीज राजा साहब की बात को देखें कितना नेगेटिव उन्होंने पोर्ट्रे किया है, उसी की वजह से देखें अब हमारे खिलाफ पूरा ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है और वो समझ रहे हैं कि वो सुपीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स कह लें, एक विजन कह लें जो उनको अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, और इस नेगेटिविटी को जो है वो रोकने की और इग्नोर करने की बहुत ज़रूरत है। और देखना ये कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो तमाम तर तवज्जो जो है वो मरकूज रखते हैं मैच के ऊपर और एक अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं या नहीं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अल्लाह हाफिज़।